अब ध्यान से देखना, एग्रीगेट डिमांड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एक नेशन में डिफरेंट सेक्टर्स क्या क्या हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी की बात नहीं हो रही, अब हो रही है नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इनकम कैलकुलेट होती है तो कौन से सेक्टर्स होते हैं। रिमेंबर नेशनल इनकम, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी कौन से थे? 4 सेक्टर्स। सहीश, रिमेंबर? हेलो, आर यू देयर सहीश? यस सर, हेलो। हेलो। हाँ सर, एक तो हाउस होल्ड सर। करेक्ट, पहला था हाउस होल्ड, आई होप दिख ना गया हो। तो पहला तो था हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, वेरी गुड, तीसरा गवर्नमेंट। वेरी गुड, याददाश्त वापस आते हुए। तीसरा था गवर्नमेंट और चौथा क्या था? सर आउटसाइडर्स वगैरह। एक्सटर्नल सेक्टर, उसको क्या बोलते थे? एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 सेक्टर्स में इकोनॉमी डिवाइडेड है इनकम कैलकुलेशन के लिए। हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल्स, फर्म मतलब बिजनेस एंटिटीज, एक गवर्नमेंट और एक एक्सटर्नल सेक्टर। एग्रीगेट डिमांड, डिमांड मतलब डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या क्या चाहिए। कह रहे डिमांड किसकी हो सकती है, ध्यान से देखना। एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during a given period of one accounting year. तो keywords क्या है? Aggregate demand refers to the total value of final goods, only final goods, intermediate goods नहीं आते, वो नेशनल इनकम में भी नहीं आते। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स विच ऑल द सेक्टर्स, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर की बात हो रही है? वो 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर, which all the sectors of an economy are planning to buy during a given period of time at the given level of income. अगर इनकम ये है तो बताओ एग्रीगेट डिमांड क्या होगी for a given period of time. Given period of time, it means it is a flow concept. एक होता है stock concept, if something is measured at a particular point of time, bank balance, money supply in the economy, population of the economy, ये सब थे stock concept. Flow concept over a period of time, for the year 21-22, for the year 2021, इस डिमांड कितनी थी, इनकम, प्रॉफिट्स, ये सब होते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट डिमांड इज आल्सो अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इन अदर वर्ड्स, एग्रीगेट डिमांड इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दैट द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर विलिंग टू इनकर। कौन कितना कितना खर्चा करना चाहता है। हम क्या स्टडी कर रहे हैं? विलिंगनेस। व्हेन आई से विलिंगनेस, आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो एज एन इंडिविजुअल, आप कितना कंज्यूम करना चाहते हो एज अ बिजनेस एंटिटी, आप कितना खर्च करना चाहते हो और कंज्यूम करना चाहते हो एज अ गवर्नमेंट एंटरप्राइज। यू हैव टू रन द नेशन, तो गवर्नमेंट का भी खर्चा है। एज एन एक्सटर्नल सेक्टर आपका क्या डिमांड है? विलिंगनेस। विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं। विलिंगनेस जब मैं बोलता हूं तो व्हाट यू प्लान टू कंज्यूम, व्हाट यू एक्चुअली स्पेंड मे बी डिफरेंट। अभी हम आपकी क्या विलिंगनेस स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, विलिंगनेस, विलिंग टू इनकर। तो इसका मतलब ये एक्चुअल्स नहीं है, हम आपकी विलिंगनेस पूछ रहे हैं। इट मींस एडीएन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही बात है। विलिंगनेस, it is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure, planned, what you plan to spend, and not the actual expenditure. Very important point.
AD or aggregate expenditure, it is the planned or the estimated, what you plan to spend. What you actually spend, वो अलग हो सकता है. So AD is the total expenditure of all the households, firms, government, and the rest of the world, which they are planning to incur during a given period of time. AD is a flow concept. AD is a flow concept, as it is generally measured for a period of an accounting year. So AD meaning clear? चल सकता हूं आगे? कोई डाउट? Do not confuse aggregate demand with market demand. वो मैंने आपको बता ही दिया. Aggregate demand is the total demand for all the goods and services, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market. So aggregate demand is a macro concept, market demand is a micro concept. Meaning of aggregate demand, अब ध्यान से देखना, क्या बताया? 4 सेक्टर्स हैं, हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जो हाउसहोल्ड स्पेंड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो हाउसहोल्ड खर्च कर रहा है उसका एग्रीगेट डिमांड के अब क्या 4 कंपोनेंट्स हो गए. जो हाउसहोल्ड खर्च कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट consumption expenditure या household consumption expenditure. It refers to the total expenditure incurred by the households on purchase of goods and services during an accounting year. Generally, assumption है ये, consumption expenditure is directly influenced by the level of disposable income. कह रहे जो household है सारा का सारा consumption expenditure वही कर रहे हैं. And generally, it is linked with your income. जितनी आपकी इनकम होगी उतना आपका खर्चा होगा. हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है इनकम एट योर डिस्पोजल, व्हाट यू कैन एक्चुअली स्पेंड. इट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस. आपने कमाए 1 करोड़, 30% टैक्सेस अगर लग गए तो आपको तो बैंक में 70 लाख ही आएंगे. तो डिस्पोजेबल इनकम 1 करोड़ हुई या 70 लाख? बोलो प्राप्ति, तृप्ति? 70 लाख, करेक्ट. इनकम एट योर डिस्पोजल. आपने 1 करोड़ कमाए थे, लेकिन व्हाट यू एक्चुअली गेट इन योर अकाउंट इज व्हाट इज एट योर डिस्पोजल. उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम. कितना आप खर्च करोगे, इट डिपेंड्स ऑन योर डिस्पोजेबल इनकम. जो हाउसहोल्ड खर्च कर रहे हैं उसको बोलते हैं हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. डिस्पोजेबल इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज. कहां से कमाए उससे फर्क नहीं पड़ता. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कुछ भी हो सकती है. इनकम कुछ भी हो सकती है, बट विच इज अवेलेबल टू द हाउसहोल्ड्स आफ्टर taxes for spending on consumption and saving. अब वो आपकी मर्जी है कि आप स्पेंड करें या सेव करें, वो आपकी मर्जी है, बट इट इज एट योर डिस्पोजल. के लो भाई साहब ये पैसे आपके हैं, जो करना है करो. तो पहला कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड, प्राइवेट हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिप्रेजेंटेड बाय सी. दूसरा, कंज्यूमर खर्च करता है, प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है, फर्म बिजनेस चला रहा है ना वो, तो उसका जो खर्चा है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो फर्म्स का जो खर्चा है, एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट है, उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स. जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. कैपिटल गुड्स किन्हें कहते हैं? कैपिटल गुड्स बिजनेस रन करने के लिए जो मुझे एसेट्स चाहिए, मेरे को मशीन चाहिए, मेरे को फर्नीचर चाहिए, मेरे को लैंड चाहिए, मेरे को बिल्डिंग चाहिए, तो उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, एसेट्स. इट इंक्लूड्स एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल एसेट्स सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग. और बिजनेस चलाने के लिए मेरा स्टॉक भी होता है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट भी इसी में आ जाएगी. तो जो भी खर्चा फर्म कर रही है
एज अ फर्म जो आप खर्चा कर रहे हो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पूरे चैप्टर में हम अज्यूम करेंगे फॉर सिंप्लिसिटी आपके लिए. इट इज अज्यूम दैट इन आवर स्टडी मतलब while we study equilibrium, that investment expenditure is autonomous. autonomous मतलब इंडिपेंडेंट. ऑटोनॉमस मतलब क्या होता है? लिटरल मीनिंग ऑटोनॉमस का इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ इधर. ऑटोनॉमस का मतलब इंडिपेंडेंट. इन दिस केस इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम. लेवल ऑफ इनकम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिक्स्ड रहेगा. तो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने खुद ही बोला, इट इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेवल ऑफ इनकम. हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर विल बी द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अज्यूम किया that there is only autonomous investment, it is not influenced by income, it remains constant. assumption है, investment expenditure will remain constant. पहला component consumption expenditure, दूसरा investment expenditure assumed to be constant. क्या assumption ली? That there is only autonomous investment in the economy. Autonomous is independent of the level of income. It will not change with change in income. It remains the same. दूसरा component. तीसरा component गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है. अब गवर्नमेंट गुड्स पे भी कर सकती है, कंज्यूमर गुड्स पे भी कर सकती है, कैपिटल गुड्स पे भी कर सकती है. इकोनॉमी को चलाने के लिए वो जो भी खर्चा कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज हो, चाहे वो मेंटेनेंस ऑफ रोड्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल बनाने का खर्चा हो, चाहे वो स्टाफ की सैलरी पे करने का खर्चा हो, जो भी गवर्नमेंट का खर्चा है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी. Government expenditure, it refers to the total expenditure incurred by the government on consumer goods and capital goods to satisfy the common needs of the economy. It means government incurs consumption expenditure as well as investment expenditure. कह रहे गवर्नमेंट कंजम्पशन गुड्स पे भी खर्चा करेगी, कैपिटल गुड्स पे भी. तो गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी हो सकता है. बट जितना भी वो खर्चा कर रहे हैं इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तीसरा कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड का. तो बता दिया इट इंक्लूड्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. कितना खर्चा करेगी गवर्नमेंट? इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी व्हिच हैज बीन अडॉप्टेड. एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, वेलफेयर के लिए वो बहुत खर्चा करती है. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो मेजॉरिटी फैक्टर्स तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास हैं, तो गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा नहीं करती. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट खर्चा कितना करने वाली है. दैट इज इमैटेरियल एज ऑफ नाउ. लास्ट कंपोनेंट नेट एक्सपोर्ट्स. तो जो ये एक्सटर्नल सेक्टर है, एक्सटर्नल सेक्टर यहां पे हम क्या स्टडी करेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स. एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपोर्ट्स. एक्स क्या है? एक्सपोर्ट्स. एम क्या है? इंपोर्ट्स. सिंबलाइज ऐसे करते हैं. हाउ डू यू डिनोट एक्सपोर्ट्स? बाय एक्स. हाउ डू यू डिनोट नेशनल इनकम? बाय वाई. तो इसलिए ऐसे एक्सपोर्ट्स एक्स, इंपोर्ट्स एम, उनके डिनोशन है. और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स क्या होते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स. लास्ट कंपोनेंट ऑफ एडी, नेट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स इंडिकेट, अब जो हम सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है? वो सामान है जो इंडिया में प्रोड्यूस तो हुआ था, प्रोडक्शन तो इंडिया में ही हुई थी, बट कंज्यूम किसने करा? बाहर वालों ने. जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होती है नेशनल इनकम की डेफिनेशन? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर या कंज्यूम्ड इन अ ईयर.
What is national income? Value of final goods and services produced in a year या consumed in a year? Produced. तो सर लेकिन अगर आपने सामान बनाया था 10,000 यूनिट्स और बिका सिर्फ 9,000 यूनिट्स, तो 1,000 तो बिका ही नहीं, तो वो करंट ईयर की नेशनल इनकम में क्यों आ जाएगा? करेक्ट. बाय डेफिनेशन नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. जो नहीं बिका उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से हम कंसिडर कर लेते हैं कि आपने इन्वेंट्री, प्रोडक्शन तो हुई है ना, तो इस साल प्रोडक्शन तो हुई है, तो वो इस साल की नेशनल इनकम में आएगा. बी केयरफुल. तो इसीलिए नेट एक्सपोर्ट्स, सामान बाहर चला गया, अरे कोई बात नहीं, प्रोड्यूस तो इंडिया में ही हुआ था, तो इसीलिए एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं. एक्सपोर्ट्स इंडिकेट डिमांड फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी बट दे वर कंज्यूम्ड बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इंपोर्ट्स माइनस क्यों कर देते हैं? इंपोर्ट्स होते हैं जो हमने बाहर से खरीदे, हमने बाहर से खरीदे, क्या इंडिया में प्रोड्यूस हुए थे? नो. Imports refer to demand of the residents of a country for goods that have been produced abroad. The difference between exports and imports is termed as net exports. तो जो एक्सटर्नल सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का जो कंपोनेंट है, जो खर्चा हो रहा है, वो क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स ऐड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो प्रोडक्शन यहाँ पे हुई थी, तो सामान तो यहीं पे बना होगा ना. इंपोर्ट्स माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि सामान बाहर बना था, कंज्यूम यहाँ हुआ है. तो हाउस होल्ड ने कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा होगा जो सामान इंडिया में बना ही नहीं, तो इसलिए उसको इंपोर्ट्स में माइनस कर देते हैं. फर्म्स ने कुछ इन्वेस्ट करा होगा, कुछ मशीन्स खरीदी होंगी जो इंडिया में बनी ही नहीं, तो इसलिए इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं. इंपोर्ट्स रिप्रेजेंट दोज गुड्स व्हिच वर नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बट कंज्यूम्ड इन इंडिया. एक्सपोर्ट्स रिप्रेजेंट दोज गुड्स व्हिच वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बट नॉट कंज्यूम्ड इन इंडिया. तो अगर वो इंडिया में कंज्यूम ही नहीं हुए, तो ना तो वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ रहे होंगे, क्योंकि ये तो वो है जो यहाँ पे हमने खर्चा किया, ना फर्म के खर्चे में ना गवर्नमेंट के खर्चे में, लेकिन प्रोडक्शन तो इंडिया में हुई थी. इसीलिए एक्सपोर्ट्स को ऐड किया जाता है, इंपोर्ट्स को माइनस किया जाता है. तो क्या चार कंपोनेंट्स हैं? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स. तो मैं इसको समराइज करूंगा. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. हम जो स्टडी कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, कीन्स की थ्योरी है, कीनीशियन कॉन्सेप्ट है. वो कह रहे हैं कि हम टू सेक्टर मॉडल स्टडी कर रहे हैं. हम क्या स्टडी कर रहे हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी. तो ये तो कंपोनेंट्स 4 सेक्टर्स के हैं. तो अगर मैं बोलूं कि टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो कौन से 2 सेक्टर कंसिडर किए जाएंगे? अमित आशा, ये थे 4 सेक्टर्स. अगर मैं बोलूं टू सेक्टर इकोनॉमी हम स्टडी कर रहे हैं, तो कौन से 2 सेक्टर स्टडी करेंगे? सर हाउसहोल्ड एंड फर्म्स. करेक्ट, हाउस होल्ड एंड फर्म्स. तो फिर हमारे लिए एडी में ये हट जाएगा, ये हट जाएगा. तो हम जो इक्विलिब्रियम स्टडी करने वाले हैं, हमारे लिए एडी में सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. बट दैट इज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट इज फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एडी, तो आपको ये सारे एक्सप्लेन करने हैं, फिर एंड में लिख देना है एज फार एज इक्विलिब्रियम इज कंसिडर्ड, सिंस वी आर स्टडिंग इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट ओनली. क्या करा हमने? ये मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड.